नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकेंड की मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपन इसके अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, एक बार मैं थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। तो अपना चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 में अपन ने मैं बता रहा था कि चैप्टर का जो नाम था वो क्या था, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इनके अंदर मैं बता रहा था कि भाई जो भी अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है उसका जो रूप होता है एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स टाइप में होता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो y बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। वाई बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। एक ये भी बताएगा कि यहाँ अगर क्यू एक्स का मान 0 हो जाता है, अगर क्यू एक्स का मान 0 हो जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान 0 हो जाता है, तो उस केस में जो y बराबर सी एफ होता है वही अपना व्यापक कहलाता है। अब सी एफ निकालने के दोस्तों अपन ने तरीके पढ़े थे। उसमें सबसे पहला जो तरीका पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अगर मान लो कि अपने जो रूट्स हैं, अगर जो रूट्स हैं वो वास्तविक और अलग अलग हो। दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि अपने रूट्स हैं वो वास्तविक हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं कुछ रूट। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि मान लो रूट्स हैं अपने कॉम्प्लेक्स रूट हो जाए। और जो चौथा तरीका ये है कि मान लो कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में देखा था, तो आप उस लेक्चर को ध्यान से पढ़ना। वो पहला जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 में। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं सबको उठा लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, बी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 11 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6 है प्लस का 11 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना, 6y बराबर 0। ये अपना क्वेश्चन दिया है। अब दोस्तों अचर गुणांक आपका पता है कि भाई ये रैखिक अवकल समीकरण है y के अंदर, और ये जो गुणांक है वो भी अचर है। तो सबसे पहली जो लाइन अपने को लिखनी पड़ती है इसमें कि इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 और y बराबर 0। अब देखो यहाँ qx आता है। अब qx का मान 0 है, इसका मतलब अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस चीज को दोस्तों इसका सबसे पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब CF निकालना पड़ेगा, और CF निकालने के लिए लिखना पड़ता है सहायक समीकरण। क्या, तो इसको दे देता हूँ भैया, साथ में ये भी लिखना जरूरी है जो कैपिटल D जो माना है वो किसको माना है, d अपॉन dx को। अब इस समीकरण का सहायक समीकरण, अब देखो y तो 0 हो नहीं सकता, लीनियर सम फंक्शन ऑफ d 0। सहायक समीकरण जिसको एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको AE। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, सहायक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, और शॉर्ट में बोलते हैं AE। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं कि जो ये फंक्शन ऑफ d है उसको m में चेंज कर दिया जाता है, मतलब d की जगह कितना रिप्लेस कर दिया जाता है, m। तो d की जगह m रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा m क्यूब
माइनस 6m² प्लस 11 माइनस 6 बराबर। अब दोस्तों यहाँ से m के मान निकाल लेंगे, m के रूट निकाल लेंगे, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये आप पीछे रफ कार्य है, ये रखो, आपका जो कॉपी देंगे एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी उसके लास्ट पेज पे करना है। कैसे? मान लो जैसे m बराबर 1 रखा मैंने, m बराबर 1 रख के देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है क्या? तो m बराबर 1 रखने से 1 और 11 12, 12 में से 6 और 6 गए तो 0 है, मतलब m बराबर 1 पुट करने से 0 हो रहा है। तो बताओ इसका एक फैक्टर तो कितना हो गया? m-1, ये फैक्टर होगा। m बराबर 1 पुट करने से ये m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो m-1 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब बाकी के फैक्टर कैसे ढूंढ देंगे कि m-1 का भाग दो इसके अंदर। अब ये एट क्लास का काम आपको कैसे रूट निकालना है ये तो आना ही चाहिए। 6m² प्लस 11 माइनस 6 कितनी बार भाग गया? सबसे पहले m³ को काटना है, तो m को किससे गुणा करें? m² से गुणा करें, तो ये मिलेगा m² इससे गुणा होगा तो m³, तो m² इससे गुणा होगा तो माइनस का m², ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, 5m² प्लस का 11 निकालिए। अब बताओ इसको काटना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा? माइनस का 5m से, माइनस का 5m को m से करो, माइनस का 5m² और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 5m, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये 6m और माइनस 6। अब कितनी बार गया? 6 बार गया, 6 को इससे गुणा करो, 6m माइनस 6, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, तो इतनी बार भाग गया है m² माइनस 5m प्लस 6 बार। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कितने का भाग दिया था? m-1 का, और कितनी बार गया? m² माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0। इसके ये फैक्टर बन गए, और ये कार्य है आपका कौन सा कार्य है? रफ कार्य है, इसको अपनी मेन कॉपी में नहीं करना है, जहां पे क्वेश्चन चलता रहे। इसको मैं लिख सकता हूँ m-1। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो बताओ इसके रूट निकालने हैं, तो m² माइनस का 2m माइनस का 3m प्लस का 6 बराबर 0। तो m-1, अब देखो यहाँ से इन दोनों में m को बना लिया, m-2 माइनस 3 को बना लिया, m-2 बराबर 0, m-1, अब इसमें m-2 आ गया तो m-2 m-3 बराबर 0, मतलब m का मान आया हुआ है 1 2 और 3, इसको 0 करेंगे तो 1, इसको 0 करेंगे 2, इसको 0 करेंगे तो 3, तो m के 3 रूट आएंगे। अगर अपना थर्ड ऑर्डर का होगा तो 3 रूट आएंगे, फोर्थ ऑर्डर का होगा तो 4 रूट आएंगे। m के 3 मूल आएंगे, तीनों के तीनों मूल है वो वास्तविक है और अलग अलग है। तीनों के तीनों मूल क्या है? यहाँ तीनों मूल वास्तविक व अलग अलग, अतः व्यापक हल। तो दोस्तों जो व्यापक हल होगा बताओ किसके बराबर हो जाएगा? वो CF के बराबर हो जाएगा, PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये QX का मान 0 है। तो व्यापक हल कैसे लिखा जाता है? पहला कांस्टेंट C1 e की पावर पहला रूट कैसे लिखा जाता है? C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, C3 e की पावर m3x। अब m1 तो मान लो 1 को, m2 मान लो 2 को, m3 3 को, तो ये बना C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, C3 e की पावर x। तो ये अपना जनरल सॉल्यूशन हो गया गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जो दिया था कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला। तो दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 1 है जो आपने सोल्व किया है, इसको समझना और प्रत्येक क्वेश्चन में यही तरीका अपने को करना है। ये रफ वर्क है जो अपने को मेन कॉपी में नहीं करना है, पीछे वाले पेज पे करना है ये सारा काम। ये यहाँ पे फैक्टर लिख दिया, फिर फैक्टर लिखना तो आना ही चाहिए क्योंकि ये तो 7th 8th क्लास की बात है।
फिर फैक्टर्स के आधार पे अपन सीएफ लिखते हैं कि भाई फैक्टर हैं वो रियल हैं या रिपीट कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, उस हिसाब से लिखते हैं। तो इसके जो पहले वाला लेक्चर था उसको देखना, उसमें सीएफ निकालने का पूरा अपन एक प्रोसेस पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन को आप देखो, समझो और अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं। पढ़ा देता हूं। आपको किसी भी ट्यूशन में अगर प्रॉब्लम आती है ना, अगर आपको किसी भी ट्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अपना जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का, वो है AR मैथमेटिक्स अकेडमी। AR मैथमेटिक्स अकेडमी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं, उसको भी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के ऊपर जाना और मैथ्स की जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन है इसमें। अब एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। उसमें दोस्तों अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है सोल्व करना है d क्यूब x अपॉन dt क्यूब माइनस 3 dx अपॉन dt प्लस का 2x बराबर है। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अब इसके साथ में जो कंडीशन दी गई है, आल्सो व्हेन जब t बराबर 0 होता है, जब t बराबर 0 होता है तो x बराबर 1 होता है, और t बराबर 0 होता है तो dx अपॉन dt का मान कितना होता है, 0। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो पता है ये जो कंडीशन है, ये जो बाउंड्री कंडीशन दी जाती है, वो अपने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं C1 C2 उनकी वैल्यू निकालने के लिए दी जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो यहाँ पे x तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो t है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ और इसके बाद समीकरण 1 को निम्न प्रकार, समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? आप मान लो डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2, डी क्यूब माइनस 3d। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करवा इस क्वेश्चन में, ये s है तो इसको अपन लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 x बराबर 0। और कैपिटल डी किसको माना है, जो कैपिटल डी माना है वो माना है, ये जरूर लिखना है आपको, डी अपॉन
dt, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे इसको देखिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस समीकरण का सहायक समीकरण लिखना है, क्योंकि qx तो 0 है तो pi निकालने की जरूरत है नहीं। तो इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण में d को m में चेंज कर देंगे, तो ये बना m² माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो आएगा m माइनस 1 m माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ से जो m का मान आया 1। और देखो दोनों रूट हैं वो वास्तविक रूट हैं और अलग अलग हैं, दोनों रूट वास्तविक और अलग अलग हैं, तो वास्तविक और अलग अलग हो गए हैं। अतः जो सॉल्यूशन होगा, अब सॉल्यूशन किसका होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, यहाँ y वगैरह तो है नहीं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x का जो मान होगा वो CF के बराबर होगा। और CF कैसे निकालोगे कि दो रूट आए, दोनों की दोनों वास्तविक है और अलग अलग है, तो C1 e की पावर m1x, m1 का मान अगर आप 1 मानोगे तो x प्लस C2 e की पावर 2x। इसको देखिए समीकरण नंबर 1। यहाँ पे C1 और C2 क्या होते हैं, क्लियर, C1 and C2 are arbitrary, या C1 and C2 are arbitrary constant, इनको स्वेच्छ अचर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कंडीशन दी गई है वो अपने को C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। अब C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए देखो, अब इस कंडीशन में dx अपॉन dt है, dx, अच्छा ये चीज ये गलत हो गई, देखो क्या है, अब सुनना, जो सॉल्यूशन होता है यहाँ देखो एक बार, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो x बराबर C1 e की पावर, यहाँ होता है, यहाँ ऐसे लिखना था C1 e की पावर m1, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ जो भी आता है, जैसे पहले अपन पढ़ रहे थे dy/dx, तो dy/dx में लास्ट में क्या लिखते थे, y बराबर C1 e की पावर m1 into x, क्योंकि वहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ जाता था। लेकिन अब की बार जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब की बार जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो की है, पता है इसको क्या लिखेंगे, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t, एक तो ये, और C1 C2 कांस्टेंट है, तो यहाँ ध्यान रखना है, ये तो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और यहाँ जो आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, अब dx अपॉन dt निकालना है, तो dx अपॉन dt, ये जो समीकरण है उसका एक बार t के साथ एक संकलन कर दो, तो ये बना C1 e की पावर t प्लस 2C2 e की पावर 2t। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 7, dx अपॉन dt बराबर C1 e की पावर t, तो 2 आ गया। ठीक है, अब इन कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन क्या है, t बराबर 0 पर x बराबर 1, t बराबर 0 पर x बराबर 1, अतः इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, t बराबर 0 यहाँ पुट करो, t बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर 1 है, तो 1 बराबर t बराबर 0 पुट किया तो e की पावर 0 1, तो C1, और यहाँ पुट किया तो C2, तो C1 प्लस C2 बराबर 1। अब नीचे वाले केस का यूज करते हैं, इफ नीचे वाला क्या है, t बराबर 0 पे dx अपॉन dt 0, t बराबर 0 पर dx अपॉन dt 0 आता है। अब देखो t बराबर 0 पे dx अपॉन dt 0, तो 0 बराबर t बराबर 0 रखो तो ये बनेगा C1 प्लस यहाँ t 0 रखो तो ये 2C2, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हल करना है और अपने को C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करूँ कि इक्वेशन नंबर 6 में से 5 हटा देता हूँ, तो बताओ C1 से C1 कट जाएगा और यहाँ C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर आप इक्वेशन नंबर 6 में से 5 हटा दोगे C2 की वैल्यू -1, अब C2 की वैल्यू -1 यहाँ रख दो और उसको उधर ले जाओ, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो C2 और C1 दोनों की वैल्यू आ गई। अतः दिए गए अवकल समीकरण का दिए गए अवकल समीकरण का हल जो हल होगा, अब देखिए मैं लिखूंगा
x बराबर c1 कितना है 2e की पावर t और c2 की वैल्यू यहाँ रखो माइनस e की पावर 2t। ये जो निकल के आया है वो अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आया। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन था और अपन ने इसके साथ में कंडीशन दी थी, तो कंडीशन का यूज करते हुए c1 c2 की वैल्यू निकाल के अपन ने सोल्व किया। तो एक बार आप इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं। अब देख लो अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताना। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ओके अब दोस्तों एक एग्जांपल है और एग्जांपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हटा रहा हूं। एग्जांपल 4 क्या है? d4y अपॉन dx4 प्लस m4y बराबर 0। ये है दोस्तों। अब m आ गया तो वहां जब सहायक समीकरण लिखते हैं उसमें कुछ और मान लेंगे अपन। तो सबसे पहले तो मैं यह लिखूंगा कि दिए गए अवकल समीकरण को दिए गए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? d4 प्लस m4 y बराबर 0। भैया आपने d किसको माना है? कैपिटल D माना है, वो माना है d अपॉन dx। ठीक है दोस्तों, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके अब इस समीकरण का लिखना पड़ेगा अपने को सहायक समीकरण। तो इस समीकरण का कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है इस क्वेश्चन में, इस वजह से बता रहा हूं। सहायक समीकरण जिसको एक्सुअल इक्वेशन बोला जाता है इंग्लिश में और शॉर्ट में उसको ए ही लिखा जाता है। सहायक समीकरण लिखने के लिए डी को एन में चेंज करते हैं, लेकिन एन तो पहले से है तो आप कैपिटल एन में चेंज कर दो, वरना तो अगर आप इसकी जगह भी स्मॉल एन लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई, सेम सेम कांस्टेंट बन जाएंगे। तो आप कैपिटल डी को कैपिटल एन में चेंज कर दो। तो ये बना देखो n4 प्लस n4 बराबर 0। कैपिटल डी की जगह कैपिटल एन लिख दिया और कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी है आपकी बार अपने को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ बच्चों को यहां से कैपिटल एन की देखो, कैपिटल एन ये जो समीकरण है वो कैपिटल एन के 4 घात का समीकरण है। इसका मतलब कैपिटल एन के जो 4 मान निकल के आएंगे। अब 4 मान निकल के आएंगे तो 4 मान कौन कौन से निकल के आएंगे, कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं m4 माइनस y का स्क्वायर m4 बराबर 0 तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर का मान दोस्तों जो होता है वो होता है -1। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी से अगर बोलोगे तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस i का m स्क्वायर और एक बनेगा m स्क्वायर प्लस i का m स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी से बोला। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो। अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे
तो यहाँ से कैपिटल एम का मान मिलेगा, इसको 0 के बराबर करोगे तो रूट आएगा एम और ये प्लस माइनस, क्योंकि 0 के बराबर करोगे तो ये इधर आ जाएगा और आप रूट लोगे तो ये एम और आयोटा का रूट आएगा। और यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से कैपिटल एम का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस आएगा इंटू एम। तो 2 मान तो यहाँ से आए और 2 मान यहाँ से आए, 4 मान आ गए ना। तो एक बार इस रूट का सिस्टम जो है रूट आएगा इसको हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाएंगे दोस्तों, अपन जानते हैं 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये इसको कैंसिल कर देगा तो आएगा 2 आयोटा। इसका मतलब है यहाँ से आयोटा 2 का भी भाग दे दो तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो रूट आयोटा अगर निकालोगे रूट आयोटा तो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 और ये बन गया 1 प्लस ऐसे। तो रूट आयोटा का मान और रूट माइनस आयोटा, इसके लिए क्या करें 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो ये इसको कैंसिल करेगा तो माइनस का 2 आएगा। अब माइनस आयोटा बराबर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से रूट ले लिया तो रूट माइनस आयोटा बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 1 माइनस आयोटा, ये बन गया। तो अब ये मान और ये मान रूट आयोटा का मान और रूट माइनस आयोटा का मान उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो ये जो बनेगा वो देखो क्या बनेगा, कैपिटल एम बराबर प्लस माइनस रूट आयोटा का मान करिएगा तो एम इसके गुणा में आएगा तो एम बटे रूट 2 और 1 प्लस आएगा और यहाँ से देखो प्लस माइनस एम बटे रूट 2 और 1 माइनस आएगा। एम बटे रूट 2 1 माइनस आएगा, ये तो यहाँ रखा और ये वाला मान उठा के यहाँ। तो कैपिटल एम के 4 मान आ गए, प्लस माइनस करने से 2 मान तो ये 2 मान ही, तो यहाँ मैं 4 मानों को एक बार लिख देता हूँ। देखो 4 मान क्या क्या है, कैपिटल एम बराबर प्लस का चिन्ह लो एम अपॉन रूट 2 1 प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस का चिन्ह ले लो एम अपॉन रूट 2 1 माइनस आएगा। तो देखो इसका संयोग में तो ये है, क्योंकि संयोग में क्या होता है, संयोग में केवल आयोटा का चिन्ह होता है, वो चेंज होता है, तो इसका कॉन्जुगेट ये है। अब एक बार यहाँ माइनस का चिन्ह लो, माइनस का एम अपॉन रूट 2 1 प्लस आएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह लेंगे माइनस का एम अपॉन रूट 2 1 माइनस आएगा। तो इसका संयोग ये है और इसका संयोग ये है, मतलब ये दोनों कॉन्जुगेट है और ये दोनों कॉन्जुगेट है, इनको अलग अलग प्लस माइनस लेके 4 बन जाएगा। तो जो सी है तो अब सी के बराबर होगा जो भी सॉल्यूशन होगा, सी के बराबर होगा जो भी सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखो एक बार अब वैल्यू निकालने की y की, तो y बराबर एक बार इसके ऊपर फोकस करते हैं, एक बार इसके ऊपर फोकस, एक मिनट दोस्तों मैं रुकता हूँ। सॉरी दोस्तों, आपके कॉलेज वाले हैं वो यार ऐसे नहीं समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास लग रही है तो कम से कम उनको तो डिस्टर्ब ना किया जाए। उनको बोल के आया हूँ जाके कि भाई आप डिस्टर्ब मत करो, बच्चों के पास आवाज़ जाएगी, जब वो पढ़ेंगे उनके पास रिकॉर्डिंग जाएगी तो उनके पास आवाज़ जाएगी। अब अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक रहेगा। हेलो, हाँ
तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि ये और ये दोनों संयुग्मी है, संयुग्मी है, तो देखो क्या कैसे लिखा जाता है, e की पावर रियल पार्ट। अब रियल पार्ट आपको पता है a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये तो रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब रियल पार्ट कितना है, m/2, तो e की पावर m/2 इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ x लिख दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों रूट के लिए आएगा, क्योंकि दोनों रूट क्या है, कॉन्जुगेट है, तो लिखा जाएगा c1 cos बीटा x। अब बीटा क्या होता है, जो क्या का मान होता है, c1 cos बीटा x, क्योंकि आयोटा के मान में है रूट आएगा, प्लस c2 sin बीटा x, तो बीटा का मान इसमें भी है। अब आप ऐसा मत सोचना कि यार यहाँ बीटा का मान माइनस का है, क्योंकि माइनस आ भी जाएगा तो यहाँ भी जो कांस्टेंट c2 है ना उसमें माइनस को शामिल कर लेंगे, तो m/2x, तो c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो इन दोनों रूपों के लिए तो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों रूपों की बात करता हूँ, प्लस अब देखो यहाँ जो रियल पार्ट है वो कितना है, माइनस का m/2, तो e की पावर माइनस का m/2x, c1 c2 काम में आ गए, तो अगला कांस्टेंट कौन सा आएगा, c3 cos, अब m/2x, क्यों, क्योंकि अगर आप माइनस m/2 होते तो cos को एडजस्ट कर लेता, प्लस c4 sin m/2x। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता तो m/2x, और प्लस माइनस के ऊपर तो वैसे फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का माइनस तो cos एडजस्ट कर लेगा, और अगर यहाँ माइनस आता है तो वो इस c2 में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है वो अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एग्जाम तो अपना जो किताब में आंसर दिया गया है ना वो थोड़ा इसी टाइप का ना देखे, थोड़ा उसको ऐसे cos a प्लस b के रूप में दे रखा है, cos a प्लस b के रूप में दे रखा है। तो अगर आप उसको खोलोगे cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा तो ये अपना आंसर आएगा। तो आपको इस टाइप से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, क्योंकि इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स रूट अपने बने थे। तो अपन ने इसको सोल्व किया कि एक बार आप इसको उतारो, फिर अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो 3.1 है ना, देखो 3.1 पढ़ रहे हैं, वो अपने को क्या सिखाती है, CF निकालना सिखाती है। क्या निकालती है, CF निकालना सिखाती है 3.1। CF को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके। और आप देखो कि 3.1 का जो प्रत्येक क्वेश्चन मिलेगा उसमें राइट साइड में 0 मिलेगा अपने को। 3.1 के प्रत्येक क्वेश्चन में राइट साइड में 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3.1 के प्रत्येक क्वेश्चन में pi का मान तो कितना होगा, pi का मान तो 0 का, और उसका जो CF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो माठा करो उसको, चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर b माइनस 2y बराबर g। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले और साथ के अंदर मान लो कि
जो कैपिटल डी है उसका मान क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। सबसे पहले तो कैपिटल डी के रूप में दिया गया है तो इस समीकरण का सहायक समीकरण लिखी, तो इस समीकरण का सहायक समीकरण जिसको एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है, इस समीकरण का सहायक समीकरण। और दोस्तों सहायक समीकरण लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डी को एम में चेंज करना है। तो ये बना एन स्क्वायर प्लस एन का प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बना एन माइनस 2 बराबर 0। और यहाँ से कितने मूल आएंगे, यहाँ से मूल आएंगे 4। क्यों आएंगे 4? क्योंकि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ना कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और स्क्वायर है तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, तो 2 मूल 4 और 1 मूल 5 मूल आएंगे टोटल इसके। 5 मूल में ये जो मूल है वो तो रियल है और 2 मूल यहाँ से कॉम्प्लेक्स आएंगे और 2 मूल यहाँ से कॉम्प्लेक्स आएंगे। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 बराबर 0। तो एन का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस 1 प्लस माइनस ये बना रूट माइनस 3 अपॉन 2 और माइनस 1 प्लस माइनस ये रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 और रूट माइनस 1 को आल्टा कर दिया जाता है तो आल्टा अपॉन 2। तो कहने का मतलब यहाँ से जो रूट बनी वो m का जो मान बना, देखो माइनस 1 बता दो प्लस माइनस आल्टा रूट 3 बता दो, माइनस 1 बता दो प्लस माइनस अलग अलग करके। अब सेम जो रूट यहाँ से है वो यहाँ से माइनस 1 बता दो प्लस माइनस आल्टा रूट 3 बता दो और यहाँ से m का मान 2। 5 मूल आ गए। देखो जैसे ये दोनों मूल है वैसे ये दोनों मूल है, जैसे ये दोनों मूल है वैसे ये दोनों मूल है। इसका मतलब कि यहाँ के 2 मूल है वो रिपीट करें तो 4 मूल, तो ये और ये वाला मूल है वो रियल मूल है। तो आता है गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y बराबर है। सबसे पहले इसको देखो, रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट माइनस 1 बटा 2 है, तो e की पावर माइनस 1 बटा 2 इंटू एक्स। अब देखो दोस्तों इसके अंदर 2 कौन से माइनस 1 बटा 2 प्लस आल्टा रूट 3 बटा 2 और इसका जो दूसरा रूट है माइनस 1 बटा 2 माइनस आल्टा रूट 3 बटा 2। इस वाले के रूट क्या है माइनस 1 बटा 2 प्लस आल्टा रूट 3 बटा 2 और इसका दूसरा जो रूट है अपना कॉन्जुगेट को, ये तो अपने कॉन्जुगेट को साथ लेके आता है तो ये अपने कॉन्जुगेट को साथ लेके आएगा सी रूट 3 को। तो देखो ये दोनों रूट भी रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों रूट भी रिपीट कर रहे हैं, तो जब रूट रिपीट करते हैं तो क्या लिखा जाता है c1 + c2x cos बीटा x। बीटा का मान क्या होता है, जो आइटा का मान होता है, तो बीटा कितना है रूट 3 बटा 2x। आगे लिखेंगे, अब फिर देखो ये दोनों रूट भी रिपीट कर रहे हैं तो c3 + c4x sin रूट 3 बटा 2x। तो पहले ये दोनों रूट रिपीट किए उनके लिए ये लिखा, ये दोनों रिपीट किए उनके लिए ये लिखा। तो c1 c2 c3 c4 चार कांस्टेंट आ गए, तो ये तो चार मूल के लिए लिख दिया। अब जो पांचवा मूल है वो रियल है, तो c5 e की पावर 2x, c5 e की पावर 2x। ये जो सॉल्यूशन आ गया अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो ये एक शानदार क्वेश्चन था और ये जो प्रोसेस करते हैं, ये जो प्रोसेस करके अपने को कॉपी के पीछे वाले पेज में करनी है दोस्तों। एक बार इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ।
आगे बात करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है d4 प्लस 8d² प्लस 16 y बराबर g। ये क्वेश्चन। तो दोस्तों अपने को पता है कि d4 दे रखा है, साथ में ये लिख लो भैया, जो कैपिटल D है उसका मान कितना है, d/dx। d4 है, इसका मतलब अपने चार रूट निकल के आएंगे लास्ट में। चार रूट की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं लिखूंगा इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d को n में चेंज करो। तो m4 प्लस 8m² प्लस 16 बराबर 0। इस चीज को दोस्तों m² प्लस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं इसमें, बराबर 0। तो देखो m² प्लस 4, तो m² प्लस 4 बराबर 0। इसका जो मान होता है, अब देखो m² प्लस 4 बराबर 0, तो m का मान होता है प्लस माइनस 2i। बहुत बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं आता, तो पता है वो क्या करेंगे, m², इस चीज को ऐसे i² इंटू 4 और 4 को 2² बराबर 0। तो अब a प्लस b और a माइनस b से खोलेंगे तो m माइनस 2i और m प्लस 2i बराबर 0। तो कहने का मतलब है यहाँ से जो रूट आएगा y m बराबर, यहाँ से आया प्लस माइनस 2i का और यहाँ से भी आया प्लस माइनस 2i। तो कहने का मतलब 2i का माइनस 2i, ये दोनों भी रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों भी रिपीट कर रहे हैं। अतः अब देखो pi निकालने की जरूरत है क्योंकि qx का मान 0 है। अतः जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर। अब देखो बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है इसका रियल पार्ट है क्या, रियल पार्ट तो इसमें है, तो e की पावर 0x लिखूंगा, रियल पार्ट में तो e की पावर 0x का मान 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये रिपीट कर रहे हैं, तो c1 प्लस c2x cos βx, बीटा क्या होता है, पाई का कोएफिशिएंट 2x। अब इन दोनों के लिए c3 प्लस c4x sin 2x। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अब तो देखो दोस्तों आप ऐसे मत सोचना कि आयोटा का जो कोएफिशिएंट माइनस 2 है वो माइनस तो कांस्टेंट के अंदर शामिल हो जाता है। तो c1 प्लस c2x cos 2x, c3 प्लस c4x sin 2x। तो ये अपन इक्वेशन किया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बार इसको राइट आउट करो। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन आपको बताएंगे कि भाई एक तो प्रॉब्लम और लेंगे यहाँ से अपन 3.1 की, एक तो क्वेश्चन और समझाऊंगा और इसके बाद में मैं 3.2 के ऊपर चलूंगा, क्योंकि 3.2 अच्छी चैप्टर है और उसके अंदर देखो CF निकालना तो सारा का सारा अपन 3.1 में सीख ही रहे हैं ना। CF निकालना तो 3.2 से, जो PI निकालने की जो मेथड है वो 3.2 से आएंगे। तो अभी भी नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें 3.1 के बारे में कुछ एक दो प्रॉब्लम्स जो और आती हैं वो भी मैं समझाऊंगा और फिर 3.2 का मेथड वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ये है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर आपको एनीवन क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, या फिर आप अपना जो मेरा खुद का जो AR मैथमेटिक्स अकेडमी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप जाके देख लेना, आप प्रॉब्लम बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल दूंगा। क्योंकि जो सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं घर से बना के डालूंगा, तो वो AR मैथमेटिक्स अकेडमी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो और मेरे वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप भी कर दिया करो। अगर किसी आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो वरना आप कमेंट के अंदर डाल दिया करो, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो
तो अब इस लेक्चर में अपन ने 3.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस की है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे हैं जो मेरे को लगा कि भाई इंपॉर्टेंट है, ये करवानी चाहिए। और बाकी के तो आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई आपको प्रॉब्लम कहाँ की है, क्योंकि मेन तो ये है ना कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। फिर अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आप जब भी आपको ये लेक्चर मिले, जब भी कॉलेज वाले ये लेक्चर अपलोड करते हैं आपको मिलेगा, तो आप इसको करना और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।